गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग अपकमिंग एग्ज़ाम 2006 टू 2027 के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और आज से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगा। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी मतलब भूगोल। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं उसके उपयोगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को डील कर रहे हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन उसको बोलते हैं जो मनुष्य के काम आए, जो जिसको मनुष्य इस्तेमाल करता है उसको संसाधन बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले मानव अपने मस्तिष्क का उतना डेवलप नहीं किया था और वह खनिज संपदा का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। तो जब वो इस्तेमाल नहीं कर पाता था तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, हमारा बुद्धि उतना डेवलप नहीं था तो उसका हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। आज हमारा ज्ञान, हमारा दिमाग डेवलप कर गया है तो हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पादन के लिए, ईंट बनाने के लिए, भट्ठी में लोहे पिघलाने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का भी मानव अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और पेट्रोल का इस्तेमाल करता है कल कारखानों में कार चलाने के लिए, बस चलाने के लिए डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। तो संसाधन क्या है जी? वह वस्तु जो मनुष्य के काम आए, मतलब वह वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो उसको संसाधन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखती है। हम आपके लिए एक डेफिनेशन भी लेकर आए हैं, भारत में संसाधनों का परिचय, जो कि डेफिनेशन है भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है जहाँ पे भूमि, जल, वन और खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और ये प्राकृतिक संसाधन है जो कि नेचर के द्वारा मिला है, मानव ने इसको नहीं बनाया है, नेचर के द्वारा मिला है। भूमि जो है वो नेचर ने दी है हमें, पहाड़, पठार, ये सब किसके द्वारा दिया गया है? नेचर के द्वारा। नदी, महासागर, ये सभी किसके द्वारा दिया गया है जी? नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जिसको मानव नहीं बनाया है। और जिसको मानव बनाया है उसको क्या बोलते हैं? मानवीय संसाधन। और मानव भी जो है, मानव भी एक संसाधन है, हम भी एक संसाधन है। एक टीचर की टीचिंग, एक टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो वो क्या है? टीचिंग क्या है? संसाधन है। एक पत्रकार जो है पत्रकारिता करता है तो वो भी क्या है? संसाधन है। एक सिंगर जो है गाना गाता है तो वो भी क्या है? गाना गाना एक संसाधन है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्लियर हुआ संसाधन क्या है? संसाधन उसको बोलते हैं जो मनुष्य के काम आए, जिसको मनुष्य उपयोग करे उसको संसाधन कहते हैं। चलिए, संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। जैव संसाधन, जैव संसाधन उसको बोलते हैं जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है, मतलब कि पेड़, वन, पशु, वन मतलब वन में जंगल, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या है? जीवित है और उसी से उसको कटाई भी कर देंगे फिर वो प्राप्त हो जाता है। पशु भी है, जानवर, उसके बच्चे होते हैं। मानव भी है, मानव एक क्या है? पशु है। तो जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त करते हैं उसको जैव संसाधन बोलते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन, जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त करते हैं उसको अजैव संसाधन बोलते हैं। जैसे जल, जल क्या है? निर्जीव वस्तु है, उसको अजैव संसाधन बोलते हैं। भूमि निर्जीव वस्तु है, खनिज निर्जीव वस्तु है, इसको क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। अगला है पुनः पूर्ति के आधार पे, मतलब जिसको सिर्फ फिर से प्राप्त किया जा सके उसके आधार पे। पहला है नवीकरणीय संसाधन, जिसको दोबारा बनाया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नवीकरणीय संसाधन। जिसको दोबारा बनाया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे जल, वन, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है।
जंगल दोबारा बनाया जा सकता है, जल फिर दोबारा आ जाता है, वाफ बन के उड़ता है, फिर नीचे आ जाता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में जाता है और फिर हैंडपम्प के द्वारा, बोरिंग के द्वारा उसको फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इसको लाखों हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं प्राप्त करने में। जैसे खनिज संपदा, जैसे कोयला है, तो ऐसे अनुमान लगाया गया है कि करोड़ों वर्ष पहले जमीन में पूरे पेड़ पौधे और जीव जंतु दब गए थे और लाखों वर्ष बाद फिर वो कोयले के रूप में जमीन से निकलते हैं, तो उसको अजैव संसाधन बोलते हैं। पेट्रोलियम भी है अजैव संसाधन। यूरेनियम, यूरेनियम जैसे बम बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? अजैव संसाधन है, वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। आगे है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उसको बोलते हैं जो व्यक्ति खुद के लिए इस्तेमाल करता है, उसको व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे घर खुद के लिए इस्तेमाल करता है, कार खुद के लिए इस्तेमाल करता है, साइकिल खुद के लिए इस्तेमाल करता है, बाइक खुद के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। स्विमिंग पूल भी बनवा लिया घर में, व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसको बोलते हैं जिसको पूरे समुदाय के लोग इस्तेमाल करें। जैसे गांव में मंदिर है, मस्जिद है, तालाब है, सामुदायिक भवन है, स्कूल है, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है, मतलब पूरे समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं आप शहर में आ जाइएगा तो शहर में पार्क हो गया, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये भी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसको समुदाय में, मतलब पूरे समुदाय के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसको पूरे राष्ट्र के लोग इस्तेमाल करें। क्या जी? राष्ट्र के लोग इस्तेमाल करें, उसको राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और वो सरकार के संरक्षण में रहता है। क्या रहता है जी? सरकार के संरक्षण में रहता है, तो उसको राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे नदी का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, उसमें नहा भी सकते हैं, आपको कहीं जाना है नाव पे बैठ के जाइए। सड़क पूरे राष्ट्र के लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन पूरे राष्ट्र के लोग इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन पूरे राष्ट्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। और ये सभी किसके संरक्षण में रहता है जी? सरकार के संरक्षण में रहता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको बोलते हैं जो कि एक देश के न बल्कि पूरे देश, दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागर, तो महासागर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी एक का नहीं है। अंटार्कटिका ओशन, अंटार्कटिक जो एक महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है ना जी, तो जिसमें अंटार्कटिका पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो वो सभी के लिए है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। हाँ, इसमें एक नियम है, जैसे प्रत्येक कंट्री का 200 nm दैट मीन्स नॉटिकल मीटर होता है। क्या होता है जी? नॉटिकल मीटर। नॉटिकल 1 nm इज इक्वल टू 1.852 km, मतलब 1 nm नॉटिकल माइल्स मतलब 1.852 किलोमीटर होता है। तो समुद्र तल से 2 nm, कितना जी?
2nm जो होता है वो हर एक कंट्री का अपना होता है। जैसे भारत का ये जो पेनिनसुला जो है, इसके किनारे 2nm जो एरिया है, इसमें वन है, जलीय जीव है, वो सभी क्या है जी, अपने कंट्री का है। इस पे किसी देश का कब्जा नहीं हो सकता है। 2nm छोड़कर और वो बाहरी जो हिस्सा है वो पूरे कंट्री का है, उस पर कुछ भी आकर कर सकते हैं। वहाँ पे आएंगे तो आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, आगे बढ़े। भारत में भूमि संसाधन। भारत में भूमि जो है वो क्या है जी, एक संसाधन है। कृषि, फसल उगाने के लिए, वन, जीव जंतु रहते हैं, चारागाह, पशु चराने के लिए, बंजर भूमि जिस पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है उसको बंजर भूमि बोलते हैं। आवास और उद्योग, घर बनाने के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। उद्योग कल कारखानों के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। चारागाह के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। वन के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। कृषि के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रमुख मृदाएं, मतलब सॉइल टाइप्स, मतलब कि मिट्टी के प्रकार। टोटल जो है 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी उसको बोलते हैं जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इस पे गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। दूसरा है काली मिट्टी। क्या है जी, काली मिट्टी। ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं और ये कपास के लिए, किसके लिए, कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कपास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें नमी नहीं पाई जाती है, इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इसमें खाद्य सामग्री डालकर और इसमें भी गन्ना, चावल, गेहूँ, तंबाकू, मूंगफली उगाए जाते हैं। लेकिन ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि कपास इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब मजबूत खेती होता है कपास का। अगला है लाल मृदा, लाल मिट्टी। ये दक्षिण और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी दक्षिण और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहे का मात्रा अधिक मात्रा में लोहा होता है, जिसके वजह से ये मिट्टी है लाल हो गई, मतलब लाल दिखती है। और इसमें नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है। इसमें गन्ना, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू उगाए जाते हैं। लेकिन ये कॉटन के लिए मशहूर है। लेटराइट मृदा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, ये राजस्थान, गुजरात एरिया में मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाते हैं। इसमें नमी नहीं रहता है। अगला है मृदा अपर्दन, मतलब मिट्टी का कटाव। क्या जी, मिट्टी का कटाव मतलब मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, पानी के वजह से ऊपरी हिस्सा कट जाता है, उसको बोलते हैं मृदा अपर्दन। इसके लिए डेफिनेशन भी हम लेकर आए हैं। जब मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत बह जाती है तो उसे मृदा अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मृदा अपर्दन। इसको रोकने के लिए वृक्षारोपण करते हैं, समुचित जुताई करते हैं, बांध और मेड़ का भी निर्माण करते हैं। मतलब
मिट्टी पानी बह रहा है तो बांध बांध देंगे तो पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी नहीं कटेगा, रुक जाएगा। और नहीं तो आप लोग देखते हैं कि जब बारिश होती है तो छत से जब पानी आता है नीचे, तो जब पानी आगे बढ़ता है तो मिट्टी को भी काटते लाइन बनाते चला जाता है। ठीक है। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? मतलब कि संसाधन का संरक्षण मतलब उसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना, मतलब उसको बचा के रखना। ठीक है, क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि अगर हम उसको संरक्षण नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, और ये सीमित मात्रा में है, तो जितना है तो उसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अनवीकरणीय है, ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमें संसाधन को संरक्षण करना आवश्यक है। संतुलित विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है, मतलब सही विकास के लिए भी संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले का, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, हमारा वातावरण खराब होगा, और जिसके वजह से भारी मात्रा में सूखा होगा, कहीं भारी मात्रा में बाढ़ आएगा, जिससे मानव को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो सकता है।